जनाब शफीक अहमद साहब ने अफगानिस्तान के वार जोन को कवर किया हुआ है और ये मेजॉरिटी वहां के पढ़े हुए लोग थे। उसी निस्बत से अपने आप को ये तालिब कहलाए और तालिबान कहलाए। तो वो उन जो लड़ाई हो रही थी उसके अंदर वो चले गए, उन्होंने उसको कैप्चर किया। अच्छा, उनमें जो कंसेप्ट डेवलप हुआ, देखिए पहले तो हमें ये समझना है कि वो क्या चाहते, क्या है, तालिबान है कौन। तुर्की चूंकि नेटो का हिस्सा है, लेकिन अगर आप अफगानिस्तान में देखें कि इनके फौजी थे नेटो के वहां पर, लेकिन आपको एक वाकया नहीं मिलेगा कि कोई अटैक तुर्की के फोर्स पे हुआ हो। दोस्तों आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील खान, आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। दोस्तों आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ रही हैं उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। जनाब शफीक अहमद साहब। शफीक अहमद साहब इस वक्त तुर्की के अंकारा सिटी में मौजूद हैं। आप तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोली के लिए काम करते हैं। आप पाकिस्तान के पेशावर सिटी से बिलोंग करते हैं। खुशी की बात यह है कि आपने हमारे इंडियन मीडिया चैनल टाइम्स नाउ के भी लिए काम किया है। टाइम्स नाउ वही न्यूज चैनल है जिसके लिए अर्नब गोस्वामी भी काम कर चुके हैं। आज हम सर के साथ में डिस्कस करेंगे अफगानिस्तान की ग्राउंड रियलिटी के बारे में। जनाब शफीक अहमद साहब ने अफगानिस्तान के वार जोन को कवर किया हुआ है। वहां पर आपने जा करके न्यूज को कवर किया हुआ है, इसलिए हमें नहीं लगता है कि जनाब शफीक अहमद साहब से कोई बेहतर हमारे पास कोई पर्सनैलिटी होगी जो कि अफगानिस्तान की करंट सिचुएशन के बारे में हमें बता सके। सर हमें बताइए कि इस वक्त की क्या स्थिति है अफगानिस्तान की, खास तौर से तालिबान के बारे में, जो ये कहा जा रहा है कि 85% रकबे पर उन्होंने अपनी हुकूमत कायम कर दी है और वो धीरे धीरे काबुल की तरफ जा रहे हैं और शायद कुछ ही दिनों में या महीनों में वो काबुल पर भी कब्जा कर लेंगे। आपके हिसाब से ग्राउंड रियलिटी क्या है, हमारे व्यूवर्स को बताइए। देखें, अफगानिस्तान में टोटल 358 398 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 32 प्रोविंसेस हैं, 398 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 398 डिस्ट्रिक्ट्स में जाहिरन जो अभी लगता है वो ये है कि उस पर अफगान हुकूमत की कोई 60 से 65 डिस्ट्रिक्ट में हुकूमत है, बाकी में नहीं है। तालिबान का दावा है कि उनकी 200 डिस्ट्रिक्ट में हुकूमत है। बाकी जो 100 डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्प्यूटेड है, उस पे दोनों का क्लेम है। वो कहते हैं कि हमारे पास है और ये कहते हैं हमारे पास है। लिहाजा लेकिन जो रियलिटी ये है कि अफगान गवर्नमेंट जो है वो मेन शहरों तक महदूद है, कन्फाइन है। बाकी जो अतराफ है उसमें उनकी हुकूमत या रेट नजर नहीं आती। तो सर आप हमें ये बताइए कि जैसे कि आपने खुद वहां की ग्राउंड रिपोर्ट आपने की हुई है, तो इस बार क्या लगता है कि पहला जो तालिबान का 1991 की हुकूमत थी और जो अभी की है उसमें खास क्या डिफरेंस है? देखें, तालिबान की हुकूमत आई 1996 में आई और वो 2001 तक उन्होंने हुकूमत की, जब तक ये 9/11 का इंसिडेंट नहीं हुआ था। अच्छा, उसमें वो इन्वायरमेंट ऐसी थी कि उस वक्त मुजाहिदीन, जब रशिया चला गया तो मुजाहिदीन के अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट था। तो एक ग्रुप उठा मदरसों का, और ये जो मेजॉरिटी थे, ये सारे के सारे, इनमें मेजॉरिटी जो लीडरशिप थी, ये एक मदरसा है बहुत पुराना। जब पाकिस्तान बना और हिंदुस्तान अलग-अलग हुआ तो एक मदरसा है दारुल उलूम हक्कानिया। ये खैबर पख्तूनख्वा जो प्रोविंस है क्लोज टू अफगानिस्तान बॉर्डर, ये सबसे पुराना मदरसा है, 1948 में बना। और ये मेजॉरिटी वहां के पढ़े हुए लोग थे। उसी निस्बत से अपने आप को ये तालिब कहलाए और तालिबान कहलाए। तो वो जो लड़ाई हो रही थी उसके अंदर वो चले गए, उन्होंने उसको कैप्चर किया। अच्छा, उनमें जो कंसेप्ट डेवलप हुआ, देखिए पहले तो हमें समझना है कि वो क्या चाहते, क्या है, तालिबान है कौन। देखिए तालिबान जो है वो प्योर इस्लामिक रूल चाहते हैं, नथिंग एल्स। लेकिन जो उस जमाने का जो तालिबान थे वो डेफिनेटली बहुत हार्ड लाइनर थे। वो खवातीन के पर्दे के बहुत कायल थे। वो लड़कों के, मर्दों के दाढ़ी के कायल थे। वो खवातीन के एजुकेशन के हक में नहीं थे। वो कहते थे कि प्राइमरी तक पढ़े, उसके बाद वो पर्दे में कहीं पढ़ना चाहे तो पढ़े, अदरवाइज ओपनली नहीं। तो वो बड़ा सख्त रूल था। लेकिन उस दौर में जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो मेजॉरिटी लोग उसको भूल जाते हैं, उन्होंने क्राइम के लिए हद मुकर्रर की थी इस्लामिक लॉ के मुताबिक। और उन्होंने एज अ पनिशमेंट चोरों को सजा भी दी। चोरों का, एक चोर का तो हाथ काटा था फुटबॉल ग्राउंड में।
दिस इज व्हाट अलाउड बाय इस्लाम। अब मैं और मजहब की बात नहीं करता हूं, लेकिन जब उस बंदे का हाथ काटा, उसके बाद 5 साल रूल के अंदर पूरे अफगानिस्तान में टोटल टोटल रिपोर्टेड जो क्राइम है वो 5 है। यानी दिस इज द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कि कोई जरूरत नहीं कर सकता था कि वो क्राइम कर सके, उनको पता था कि दे विल गेट पनिशमेंट, लेकिन वो बहुत हार्श रूल था, वो चले गए। अब ये जो दोबारा जो ये प्लान कर रहे हैं, ओनली अल्लाह नोस कब आते हैं नहीं आते वो तो पता नहीं है, लेकिन जाहिरन तो ये है कि डेफिनेटली वो आएंगे, इसलिए कि जो अफगान नेशनल आर्मी है या अफगान नेशनल पुलिस है वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आज भी मुझे अभी रिपोर्ट आई है कि एक सूबा है पख्तिया, वहां की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है नाम उससे भूल गया अभी। अच्छा, वो जो डिस्ट्रिक्ट है उसके 500 के करीब अफगान नेशनल आर्मी और पुलिस डिजर्ट होकर तालिबान के साथ शामिल हो गए हैं। तो वहां कोई अभी लड़ाई नहीं हो रही एज सच, जिसे आप कह सकें कि जो भी इन्होंने अगर कैप्चर किया है या जो स्पिन बोलता किया है बॉर्डर रीजन जो कैप्चर किया, इस्लाम कला किया ईरान के साथ, उज्बेकिस्तान के साथ, उन्होंने ताजिकिस्तान के साथ जो बॉर्डर एरिया कैप्चर किया, तुर्कमेनिस्तान के साथ जो कैप्चर किया, पाकिस्तान के साथ जो किया, तो वहां पे आपको रिपोर्ट नहीं मिलती कि कोई खून खराबा हुआ है। पीपल डिजर्टेड, और कुछ अफगान नेशनल आर्मी भागे हैं, वो ऑन रिकॉर्ड है। दे एस्केप टू ताजिकिस्तान और सम दे एस्केप टू पाकिस्तान, और ये ऑन रिकॉर्ड है जिसमें उन्होंने माना भी है। तो लिहाजा जो मैं समझता हूं कि ये कोई बहुत दूर नहीं है, तालिबान आएंगे, लेकिन जो हमें अब चीज समझनी है, यहाँ प्लेयर चेंज हो गए। प्लेयर चेंज इस तरह हुए कि पहले जो तालिबान थे उसको सपोर्ट नहीं थी, ईरान की सपोर्ट नहीं थी, उसको रशिया की सपोर्ट नहीं थी, उसको उसको चाइना की सपोर्ट नहीं थी, और हिंदुस्तान ने तो मुकम्मल ताल्लुकात बनाए ही नहीं थे। देयर वाज नो रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन। तालिबान आए तो उन्होंने एम्बेसी बंद कर दी हिंदुस्तान ने। अभी सिचुएशन ये है कि अगर आपने देखा हो, जब तालिबान की सक्सेस शुरू हुई तो चाइनीज डेलीगेशन उनका दोहा में मुलाकात हुई, उनको कहा कि हम टू प्रोटेक्ट आवर बिजनेस इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान, एंड दे गिव अश्योरेंस। तालिबान ने अश्योरेंस दी। रशिया ने भी इंडिकेशन दिया है कि दे आर गोइंग टू सपोर्ट इफ दे कम इनटू पावर। अभी ये नहीं पता कि पावर में आते हैं कि नहीं आते, लेकिन इंडिकेशन बहुत वाजे है। ईरान की इंडिकेशन भी है, लिहाजा अभी सिनेरियो चेंज हो गया है। वो सिचुएशन जो डिफरेंट थी, अभी सिचुएशन डिफरेंट है, और ये वो सिचुएशन है कि अमेरिका इस खित्ते से पूरा आउट हो रहा है। जब वो पूरा आउट हो रहा है, लिहाजा और प्लेयर आ रहे हैं, तो सिचुएशन अफगानिस्तान की चेंज होती जा रही है। सर, जैसा कि आपने बताया कि अभी के जो तालिबान है वो पहले से मेच्योर हैं और शायद उन्होंने वक्त से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अभी हमने रिसेंटली कुछ रिपोर्ट पढ़ी जिसमें अशरफ गनी ने ये बात कही कि कुछ इलाकों में जहां पे तालिबान काबिज आ गए हैं वहां पर वो औरतों के बलात्कार कर रहे हैं और औरतों पर अत्याचार कर रहे हैं, करना स्टार्ट कर दिया है, उनका स्कूल जाना बंद कर देंगे। तो इस तरीके की रिपोर्ट आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये क्या अशरफ गनी की गवर्नमेंट एक मीडिया प्रोपोगंडा कर रही है, उनकी छवि को खराब कर रही है? बिल्कुल, ये मीडिया प्रोपेगेंडा है, मीडिया वॉर है। मीडिया के थ्रू सारा डिस इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन वो फैल रहा है। देखें, पहले तो हमें समझना है कि तालिबान के जेर अंडर रूल कौन से एरिया कब से हैं, ठीक है। और ये मैं सबको चैलेंज करता हूं, आप गूगल कर सकते हैं, आप बहुत सा स्टफ मौजूद है। सबसे जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो हेलमंद का एरिया है, जो तालिबान ने कभी भी नहीं छोड़ा, ठीक है। अगर आप रिकॉर्ड चेक करना चाहें तो वहां पर बरतानिया की फौज ने, जो नेटो की फोर्स थी, उनसे मुआहिदा भी साइन किया कि भाई ना आप हम पे अटैक करेंगे ना हम आप पे अटैक करेंगे, बस, ठीक है। तो लिहाजा हिलमंद के जो कुछ एरियाज हैं वो तो 12 साल से तालिबान के अंडर कंट्रोल है। वहां पे स्कूल भी है, वहां पे मदरसे भी हैं, वहां पर जो एजुकेशन है लड़कियों का उसी तरह है, ठीक है। इसके अलावा कोई बंदा भी डॉक्यूमेंट्रीज चेक कर सकता है कि वर्दक एक प्रोविंस है वहां पर अफगानिस्तान में, वो 3 साल से उनके कंट्रोल में है। जो जो एरियाज हैं वहां पे भी दे डिड नॉट स्टॉप इट। अच्छा, रिगार्डिंग के जी बलात्कार का जो मसला है, देखें, ये एलिगेशन बहुत एक फजूल एलिगेशन है, जो कि बिलो द बेल्ट जिसे आप कह सकते हैं। इसलिए कि तालिबान की जो कैप्टिविटी में, देखें, तालिबान ने बहुत लोगों को कैप्चर किया है, किडनैप किया है, रेंसम के लिए भी किया है, ठीक है। अगर मैं पास में जाऊं तो पूरा एक
मिशनरी एक ग्रुप था साउथ कोरिया का, मे बी अराउंड 48 to 50 पीपल, दे रिमेन इन कैप्टिव फॉर मैनी मैनी मंथ्स, मैनी वीक्स, और वो बाद में रिहा हुआ। लेकिन नोबडी से द सेम थिंग लाइक अशरफ गनी इज सेइंग। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग जो तालिबान के उसमें रहे हैं, मैं उसके नाम भी बता सकता हूं आपको, ब्रिटिश जर्नलिस्ट, ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट, ये और जो एड ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स, ये सब रैंसम के लिए उन्होंने किडनैप किए, बाद में छोड़े। उनमें से उसमें से मेजॉरिटी कन्वर्टेड इनटू इस्लाम। अब आप मुझे बताएं कि जब आप कैप्टिव होते हैं, आप ना रैंसम भी लेते हैं, और वो कहते हैं भाई मुझे इस्लाम पे जाना है, इसका मतलब है दैट ट्रीटेड देम वेल। और ये चूंकि देखें, आई हैव ट्रेवल्ड विद देम, मैं ग्राउंड की रिपोर्टिंग की है, मुझे पता है। देखिए, आपको तालिबान की आइडियोलॉजी से इख्तिलाफ हो सकता है, यू मे लाइक, यू मे डोंट लाइक, ठीक है, लेकिन जो इस तरह की चीजें हैं कि जी बलात्कार है, लड़कियों को ले जाते हैं, देखिए ये हो नहीं सकता। ये हो इसलिए नहीं सकता कि आपने आप अभी जो लोग डिफेक्शन कर रहे हैं, और आप बगैर लड़ाई के आपको डिस्ट्रिक्ट मिल रहे हैं, लोग डिस्ट्रिक्ट वो आप ओवर रन कर रहे हैं, तो वो इस तरह की हरकतों पे थोड़ी हो सकते हैं जब तक आपको पब्लिक सपोर्ट ना हो। हाउ यू कैन डू इट? लिहाजा कोई तालिबान इतने सेंसलेस भी नहीं है कि वो ऐसी हरकतें करें। दिस इज ऑल प्रोपेगेंडा, दिस इज ऑल रबिश। और उसकी तरदीद मेरे ख्याल में अफगान तालिबान ने भी की है। और उल्टा यह है कि इस तरह की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए 4 जर्नलिस्ट गए कंदहार कल, और चारों के चारों को अशरफ गनी की फोर्स ने पकड़ लिया। दे वर डिगिंग आउट द रियलिटी के यह इल्जामात सही है कि नहीं। उन सबको गवर्नमेंट ने पकड़ के जेलों में बंद कर दिया। 4 जर्नलिस्ट आर अरेस्टेड इन अफगानिस्तान बाय अशरफ गनी गवर्नमेंट। सर, एक बड़ा आरोप जो तालिबानियों पर लगाया जाता है वो ये है कि अफगानिस्तान का जो एरिया है वहां पर अफीम की बहुत बड़ी खेती होती है, और तालिबान जो है वो अफीम को बेच करके, उससे हथियार खरीद करके उससे जिहाद करते हैं। एक तरफ तो वो बोलते हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो अफीम की खेती करके उससे पैसा कमा करके वो जिहाद करते हैं। इस एलिगेशन को आप किस तरह देखते हैं, प्लीज हमारे व्यूवर्स को बताइए। देखिए, पहले तो यह समझना चाहिए कि पूरी दुनिया में जो हीरोइन है, जो ड्रग है हीरोइन, पूरी दुनिया की ओपियम का 70% अफगानिस्तान में उगता है, ठीक है, उसकी लैंड ऐसी है। और उस 70% में हीरोइन भी 70% पूरी दुनिया की प्रोड्यूस करता है अफगानिस्तान। दिस इज द रियलिटी। अच्छा, अब 2001 में जब अफगानिस्तान हुकूमत चली गई, उस वक्त अफगानिस्तान वाज फॉर द फर्स्ट टाइम पॉपी फ्री कंट्री इन द वर्ल्ड, पूरे अफगानिस्तान, ठीक है। अच्छा, अभी जो सिचुएशन ये है कि अफगान तालिबान इस दफा बहुत हार्श नहीं है। जो जो वो कैप्चर कर रहे हैं एरिया, वहां पे वो अपने हार्श रूल को नहीं वो कर रहे। वो दे बिलीव, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो अभी इन चीजों को छेड़ नहीं रहे हैं। लिहाजा ओपीएम की काश वहां पे होती है। देखें, अफगानिस्तान, ये जो तालिबान की इन्वॉल्वमेंट है, इट मे बी राइट, इट मे बी रॉन्ग, लेकिन डेफिनेटली जो नारकोटिक्स है, जो ओपीएम की काश है, उससे सब ने फायदा उठाया है, उससे गवर्नमेंट के लोगों ने फायदा उठाया है। मैं नाम क्या लूं, अभी ये सोशल मीडिया फैल जाएगा, लेकिन आई नो हाउ द गवर्नमेंट पीपल, आप इनकी, मैं बताता हूं। देखें, हामिद करजई, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, he lived in Quetta working in NGO, by the NGO, it's an ordinary worker like me and you, ठीक है। then he became a billionaire। ये बिलियनियर बनना कोई आसान काम नहीं होता। इसके भाई के रेस्टोरेंट है अमेरिका में, इसका अपना घर शिमला, इंडिया में शिमला में घर भी है, बाय द वे, हामिद करजई का, ठीक है। ये मैं वो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि ये ऐसी चीज है, इससे सबने फायदा उठाया। अभी पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो वो ड्रग का है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, तो अगर आप उसको लिंक करें सिर्फ तालिबान से, दैट विल बी रॉन्ग, दैट विल बी रॉन्ग। ये जो है ना, उससे सब फायदा उठा रहे हैं, अफगानिस्तान में है। लेकिन याद रखें कि 2001 में जब तालिबान की गवर्नमेंट को खत्म किया गया, तो पूरा 1 साल, पूरा जो एक वाहिद मुल्क है जो पॉपी फ्री था, दैट वाज अफगानिस्तान। तालिबान से नो पॉपी कल्टीवेशन, एंड दे नो हाउ टू इन्फोर्स, जो अपना हुक्म है उसको कैसे उन्होंने इंप्लीमेंट करना है। तो इट वाज अ पॉपी फ्री कंट्री। अभी सिचुएशन डिफरेंट है। लाइक देखिए, ध्यान में रखें अकील साहब, हमारा जो जो नॉर्थ का एरिया अफगानिस्तान का है, बदख्शान है, वो वहां पर जिम स्टोन है, बहुत कीमती पत्थर है।
उसमें गवर्नमेंट के सारे लोग इन्वॉल्व हैं, इलीगल उसको एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, उसको बेचते हैं। ये सबने किया है, अभी भी कर रहे हैं। वॉरलॉर्ड्स जितने बने हैं अफगानिस्तान में, वॉरलॉर्ड इससे पहले वॉरलॉर्ड थे भाई। अब्दुल रशीद दोस्तम से लेकर जो उस जान में था, हजरत खान निंगरहार में था, या इस्माइल खान हेरात में था, वो सब वॉरलॉर्ड। आपने अगर आर्मी प्राइवेट रखनी है 30,000 की, 30,000 35,000 की, आप पैसे कहां से लाएंगे? आपको कोई और इनकम तो नहीं है, ठीक है। लिहाजा ये चीजें, कुछ चीजें ऐसी हैं जो करते हैं, ये सारे ही करते हैं। लिहाजा पिन पॉइंट करना तालिबान करते, गवर्नमेंट नहीं करता, दिस इज ऑल रॉन्ग। एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व। और ये है क्योंकि आपको लड़ने के लिए पैसे तो चाहिए, ठीक है। और लेकिन ये इससे लिंक जोड़ना सिर्फ तालिबान से, दिस इज रियली इट इज इंटायरली रॉन्ग। इट्स ऑल प्रोपेगेंडा। ठीक है सर, हम ये मानते हैं कि तालिबान के खिलाफ ये एक मीडिया वार किया जाता है और इसमें शायद वो अब उन्होंने सोशल मीडिया का, तालिबान ने भी इस्तेमाल करना चालू कर दिया। मीडिया के सामने आते हैं और अपने बयान देते हैं कि जो उन्होंने एक्टिविटी की होती है उसको वो एक्सेप्ट करते हैं, जो नहीं की होती है उसको वो नकार देते हैं। अभी सर क्योंकि अमेरिका वहां से निकल चुका है और इस वक्त तालिबान धीरे धीरे कंधार से आगे बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है विदाउट अब्सेंस कितने दिन चल पाएगी अशरफ गनी की हुकूमत और कितने दिनों में काबुल पर काबिज हो जाएंगे तालिबान? देखिए, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इसको सिर्फ समझने की जरूरत है। तालिबान ने बॉर्डर एरिया कैप्चर किए। बॉर्डर एरिया 4 जो मेन बॉर्डर हैं, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान एंड पाकिस्तान, ठीक है। अभी पाकिस्तान का जो एरिया है वो वापस ले लिया गया है। आप जब बॉर्डर कैप्चर करते हैं, देखिए अफगानिस्तान है लैंडलॉक्ड, ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉर्ड आपको कंट्रीज। अच्छा, आपको बाहर से सप्लाई आनी है, कंटेनर शिपमेंट आनी है। अगर आप इसको बॉर्डर ले लेते हैं तो जो सेंटर में हुकूमत है वो कितना सस्टेन कर पाएगी भाई? देयर इज नो समंदर। मेरा जो जाती ख्याल है कि शायद जो 31 जुलाई है, अगस्त है, जो डेडलाइन दी है अभी जो बाइडेन साहब ने निकलने की, तो उसके फौरन बाद आई बिलीव के तालिबान विल कैप्चर, नॉट बिफोर दैट। सर अगर वो काबुल पे आ जाते हैं, जैसे कि हमने पहले भी इतिहास देखा है अफगानिस्तान का कि वहां पर खाना जंगी चालू हो जाती है और अफगान एक ऐसी कौम है जो कि किसी और को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं करने देते। आपको लगता है तालिबान इस खाना जंगी से बाहर निकल सकेंगे और एक मुस्तहकम हुकूमत बना लेंगे वहां पर? देखिए ये होप की जा सकती है, आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि देखिए अब आप इसको डायनामिक को समझना पड़ेगा। जो पहले डायनामिक है जो 90 का है और अभी सिचुएशन फर्क है। आपको सिर्फ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, 1990s में सिचुएशन ये थी कि ईरान वाज अगेंस्ट द तालिबान, ठीक है। इंडिया ने तो डिप्लोमेटिक रिलेशन ही बनाए थे, ठीक है। चाइना के रिलेशन अच्छे नहीं थे और रशिया के रिलेशन अच्छे नहीं थे, ठीक है। यही वजह थी कि उज्बेकिस्तान, किर्गिजिस्तान ने बेसिस दिए थे यूएस को, कीप इन माइंड, ठीक है। ताजिकिस्तान ने 2 बेसिस दिए थे इंडिया को फॉर हॉस्पिटल, और इंडिया का हेलीकॉप्टर भी था वहां पर, ठीक है, वो ताजिकिस्तान में थे। अभी क्या है कि 20 साल के अंदर रशिया हैज बीन चेंज, रशिया की पावर वापस आ गई है, ठीक है। लिहाजा उज्बेकिस्तान सेड नो टू अमेरिका कि हम बेसिस नहीं दे रहे। जो और सेंट्रल एशिया है सबने कहा कि वी आर नॉट गिविंग बेसिस। इवन पाकिस्तान ओपनली से कि वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी बेसिस। अच्छा, अब जब कोई बेसिस नहीं दे रहा, आपके ख्याल में ईरान बेसिस देगा उसको, अमेरिका को? वो भी पॉसिबल नहीं है। लिहाजा अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि वहां पर एक प्रॉक्सी वॉर तो लड़ी जाएगी, इसलिए कि अमेरिका डजंट वांट टू गेट आउट ऑफ दिस रीजन। भाई वो इस रीजन से आउट होगा, जहां जहां से अमेरिका आउट हुए वहां पे चाइना उस खला को फिल किया है उसने। जहां वैक्यूम आया चाइना घुस गया, जहां वैक्यूम आया चाइना घुसा है, ठीक है। तो चाइना डेफिनेटली विल बी अ की प्लेयर इन द रीजन, ठीक है। मेरा ख्याल है कि ये सिचुएशन इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकती और मेरा फियर है, देखिए मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, लेकिन डेफिनेटली इंडिया विल प्ले अ रोल। अमेरिका के कहने पे इंडिया का रोल जो है वो बहुत मॉनिटर करना पड़ेगा और रोल वो अच्छा नहीं होगा, इसलिए कि जो सिचुएशन में आपको इंडिकेशन दे देता हूं कि तालिबान की लीडरशिप जहां जहां गई है, अभी रिसेंटली बता रहा हूं, वो ईरान गई है, वहां पे इंडियन का फॉरेन मिनिस्टर पहुंचा है। वो रशिया गई है, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर पहुंचा है। वो दोहा में है, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर पहुंचा है, ठीक है। तो इंडिया इज वन ऑफ द प्लेयर, इंडिया डजंट वांट टू गेट आउट। अच्छा, इंडिया का इंटरेस्ट क्या है?
इंडिया का इंटरेस्ट ये नहीं है कि अफगानिस्तान से बहुत मोहब्बत है उसकी या मुसलमान से बहुत मोहब्बत है, उसका सिर्फ अमेरिका के कहने पे करेगा, क्योंकि अभी जो चीजें हैं ना, वो जो इंटरनेशनल सिचुएशन वो डिफरेंट हो गई, ब्लॉक्स डिफरेंट हो गए, अभी वो ब्लॉक जो पहले के थे वो नहीं रहे, लिहाजा सिचुएशन विल रिमेन वोलेटाइल। और जो अगर ये गवर्नमेंट में आती है तो उसका जो पहला साल है दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि भाई अभी तालिबान की क्या पोजीशन है, वो कहां पर जा रही है। लेकिन देखें अकील साहब, मैं आपकी तवज्जो से बात करता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है जस्ट सोचने के लिए। रशिया ने रिसेंटली 400 बिलियन यूएस डॉलर का ईरान के साथ मुआहिदा किया है, ट्रेड एग्रीमेंट किया है, ठीक है। रशिया रशिया ने नहीं या चाइना ने? चाइना ने किया है चाइना ने लास्ट ईयर, चाइना ने किया है। लास्ट और जी जो चैबहार है, चैबहार का जो पोर्ट है जिसको इंडिया ने छोड़ दिया है, इंडिया चला गया वहां से, वो चाइना को मिल गया है, ठीक है। अब जब जी 400 बिलियन यूएस डॉलर वो इन्वेस्ट करेगा ईरान में, तो वो हवा में थोड़ी करेगा, वो अफगानिस्तान के थ्रू ही करेगा ना, बिल्कुल ठीक है। लिहाजा जो की प्लेयर है वो तो चाइना वर्सेस यूएस है, यूएस चाइना है। चाइना के सपोर्ट में आएगा पाकिस्तान, यूएस के सपोर्ट में आएगा इंडिया, ठीक है, ये अब चलता रहेगा। लिहाजा आई आई होप सो कि वहां पे अमन है, क्योंकि बेसिकली हमें अमन चाहिए, क्योंकि देखें 2 लाख इंसान वहां पे मर चुका है इस 19 साल दौर में, 19 साल में, 20 साल में 2 लाख बहुत लोग हैं। कौन सी जगह है जहां पर सुसाइड बॉम्बिंग नहीं हुई? अच्छा देखें, आप कंपैरिजन हिंदुस्तान का 2 लाख डिफरेंट है, अफगानिस्तान की टोटल पॉपुलेशन है 33 मिलियन, 33 मिलियन में 2 लाख बहुत लोग हैं। इंडिया की है 1 बिलियन 200 मिलियन, तो बहुत बड़ा फर्क है। 35 मिलियन में अगर 2 लाख मरते हैं तो ये बहुत बहुत कुछ हो गया वहां पर। एंड आई होप के सिचुएशन विल चेंज, आई होप। सर अभी एक नए तनाज़े पे बात कर लेते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि तैयब उर्दुगान साहब मुस्लिम दुनिया के खलीफा के तौर पर उभर रहे हैं, और वो शायद उनकी भी एक इच्छा है कि वो मुस्लिम दुनिया के खलीफा बनना चाहते हैं। लेकिन अभी तालिबान के साथ में जिस तरीके से मामलात हो गए हैं कि वो अमेरिका, जैसे हम सब जानते हैं कि वो कहीं से निकलता है तो कुछ ना कुछ वहां पर गड़बड़ी पैदा कर देता है। उन्होंने तैयब उर्दुगान जी को ऑफर किया कि आप काबुल का जो एयरपोर्ट है उसकी सिक्योरिटी संभाल लीजिए, तो तैयब उर्दुगान जी ने हाँ भर दिया। लेकिन तालिबान का जो उसका रद्देमाल आया है वो बहुत सख्त है। उन्होंने बोला है कि हम किसी भी बाहरी ताकत को अफगानिस्तान के अंदर तो कबूल नहीं करेंगे, चाहे वो तुर्की हो या कोई मुस्लिम कंट्री क्यों ना हो। जिस पर अर्दोगान साहब ने बोला कि आप इस अंदाज में हमसे बात मत करिए कि जिस अंदाज में आप बात कर रहे हैं, वो सख्त बहुत लहजा था। आपको क्या लगता है कि क्या तुर्की ट्रैप होने जा रहा है अमेरिका की इस चाल में, या उसके कुछ ऐसे मफादात हैं जिससे को वो काबुल की एयरपोर्ट की सिक्योरिटी दे करके उन मफादात को हासिल करना चाहता है, बाकी मामला को टच नहीं करना चाहता है? किस तरह देखते हैं आप इस सिचुएशन को? देखें, जिस तरह आपने बात की है कि जो तैयब उर्दुगान साहब का स्टेचर है, वो कद है, वो बहुत बुलंद है। इस्लामिक वर्ल्ड, इस्लामिक मुल्क तकरीबन 56 इस्लामिक ममालिक है, उसमें सबसे बड़ा कद जो बुलंद है वो डेफिनेटली तैयब उर्दुगान साहब का है। अच्छा, तुर्की चूंकि नेटो का हिस्सा है, नेटो का हिस्सा है, लेकिन अगर आप अफगानिस्तान में देखें कि इनके फौजी थे नेटो के वहां पर, लेकिन आपको एक वाक्य नहीं मिलेगा कि कोई अटैक टर्की के फोर्स पे हुआ हो, ठीक है। चूंकि टर्की के जो लोग हैं, चूंकि मैं टर्की में रहता भी हूं, आप यकीन करें कि अफगानों की तुर्की के लोगों से बड़ी मोहब्बत है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, तुर्की जो है ना, ये सेंट्रल एशिया के लोग हैं बाय नेचर। जो फूड कल्चर, उनका ट्रेडिशन भी सेम है, लैंग्वेज का फर्क है। ट्रेडिशनली पश्तो स्पीकर, मैं खुद पठान हूं, मुझे पता है, पश्तो स्पीकर, पर्शियन स्पीकर, उज़्बेक, ये सारे ट्रेडिशनली इट इज मोरलेस द सेम। तो वो जो सिचुएशन है, जो तैयब उर्दुगान साहब की जो स्टेटमेंट आई कि आपकी लहजा ठीक नहीं है, उसके बाद तालिबान की स्टेटमेंट नहीं आई। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? उन्होंने ऑफर भी दिया है तालिबान को कि 1-to-1 बैठ के हम बात कर सकते हैं इसके ऊपर। जी, मैं जो समझता हूं कि शायद तालिबान उसकी तरफ आए, शायद तालिबान उसकी तरफ आए। देखें, वो तालिबान का जो पर्सपेक्टिव है ये है कि भाई हम तो नेटो के खिलाफ लड़ते रहे हैं, ठीक है, 20 साल नेटो के खिलाफ लड़े हैं। क्योंकि तुर्की नेटो का हिस्सा है, तुर्की नेटो का हिस्सा है, तो उसने अफगान तालिबान ने उसको उस तनाजर में बात की है। लेकिन वो स्टेटमेंट के बाद तालिबान की स्टेटमेंट और कोई नहीं आई, देन दे स्टॉप, क्योंकि दे डोंट वांट टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम
विद टर्की, क्योंकि टर्की के साथ बहुत से रिलेशनशिप हैं। उसकी ये रीजन नहीं कि सिर्फ वो यहाँ पर देखें, मेरा ख्याल है कि अफगानों का जो जिसे आप वो घर कह सकते हैं, वो घर इनका, टर्की इज वन ऑफ देयर होम। यहाँ पर अफगानी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे रहते भी हैं। फिर स्कॉलरशिप यहाँ पर अफगानियों के लिए बेनताज स्कॉलरशिप इन्होंने किया है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज है अफगानियों की, और दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो अभी जो बदमजगी पैदा हुई है, जो अभी जाहिरन खत्म हो गई। उर्दवान साहब की जो स्टेटमेंट है, उसके बाद तालिबान स्टॉप टू टॉक ऑन दिस इशू एंड दे नेवर इशू अ स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग पॉजिटिव, एंड आई होप द टाइम विल कम व्हेन दे विल टॉक, इंस्टेड ऑफ इशूइंग स्टेटमेंट्स दे विल टॉक। हमने कुछ मीडिया में ऐसी खबरें भी पढ़ी कि अर्दोगान साहब ने तालिबान को ये इशारा दिया है कि अगर आप चाहें तो हम पाकिस्तान को भी साथ में ले सकते हैं और हम मिलकर के वहां पर सिक्योरिटी को संभाल सकते हैं काबुल की। लेकिन आपको क्या ऐसा लगता है कि क्या ये कोई गेम खेल रहे हैं अर्दोगान साहब, ताकि अमेरिका से, क्योंकि आपने जैसे बताया वो नाटो के एक सदस्य हैं, तो इसलिए उनको वहां पर अगर नाटो के कंट्रीज बोलेंगे तो वहां उनको रुकना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि अर्दोगान साहब कुर्दों का जो उनका इशू चल रहा है उसको दबाने के लिए, या उनके ऊपर जो सैंक्शंस लगाए हुए हैं, उनकी इकोनॉमी वहां की गिर रही है, इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए वो इस तरीके के कदम उठा रहे हैं ताकि अमेरिका के और करीब आ सके और उससे कुछ हित अपने साथ सके। देखें, तुर्की और अमेरिका के दरमियान एक बहुत बड़ा मसला हुआ है, वो S-400 का है। तुर्की ने डिमांड की थी कि देखिए हमारा मुल्क है, टेररिज्म का इशू है। इससे एक और बहुत बड़ा जो इशू है वो है फतेह गोलान का, जिसने एक कोशिश की यहाँ डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए, और तुर्की बिलीव करता है कि उसमें अमेरिका का हाथ है, इसलिए वो अभी भी अमेरिका वो फतेह गोलान वहां पे मौजूद है। ठीक है, लिहाजा ये रिलेशनशिप जो है ये बस हेट एंड लव का रिलेशनशिप है। रही बात नेटो की, तुर्की इज अ पार्ट ऑफ अ नेटो, और नेटो ने वहां से विड्रॉल का टाइम दिया हुआ है। देखें, वो तुर्की ने टाइम नहीं दिया, अमेरिका ने नहीं दिया। वो टेक्निकली नेटो से कि वी आर गोइंग टू विड्रॉ ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान, लिहाजा बीइंग पार्ट ऑफ दैट ट्रूप वो यहां से जाएंगे। ठीक है, अच्छा अभी सिचुएशन है कि पाकिस्तान या कोई और मुल्क आता है। देखिए तालिबान जो एक परसेप्शन है, वो परसेप्शन भी यकीन से मैं बता दूं आपको, परसेप्शन भी गलत हो सकता है। तालिबान बहुत इंडिपेंडेंट है, कीप इन माइंड, तालिबान बहुत इंडिपेंडेंट हैं और वो फैसला खुद करेंगे। भाई वो कहते हैं कि हम तो सारी उम्र औरों के खिलाफ लड़ते आ गए हैं, तो अब पाकिस्तान हमें सिक्योरिटी देगा। पाकिस्तान कौन होता है? हमें जब नेटो की जो तमाम फौजें थी, 1,65,000 फौज थी वहां पर, तो उस वक्त हमने किसी की मदद नहीं मांगी, तो अब हम आप मदद मांगेंगे। ठीक है, लिहाजा ये जो मेरा जो जाती ख्याल है कि फ्रॉम फ्रॉम तालिबान पर्सपेक्टिव इट इज देयर विल बी अ बिग नो। एज फार एज अशरफ गनी पर्सपेक्टिव इज कंसर्न, ही विल लव टू हैव, वो चाहेगा कि जी आए, ये टर्की को बतौर शील्ड वो यूज कर सकता है, इसलिए कि उनको पता है कि तालिबान विल नेवर अटैक टर्की। उसको पता है कि उनका ताल्लुक ऐसा है, और वो शायद अशरफ गनी चाहेगा भी कि तुर्की के ताल्लुकात तालिबान से खराब हो जाए आने से पहले। लेकिन शायद मैं नहीं समझता कि ताल्लुकात खराब होंगे, इसलिए कि स्टेटमेंट के बाद तालिबान ने कोई स्टेटमेंट इशू नहीं की। सर एक लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं चलते चलते, कि ऐसा बताया जाता है कि तुर्की का, तैयब उर्दगान का तालिबान की तरफ ज्यादा झुकाव ना होकर के वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं अफगान हुकूमत अशरफ गनी के लिए। ऐसा इन खबरों में कुछ सच्चाई है? देखें, वो बड़े न्यूट्रल है, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम पार्ट ऑफ द सेम मीडिया, दे आर न्यूट्रल। वो न्यूट्रल इस सेंस में कि देखें, वो न्यूट्रल इसलिए है कि नो वन नोज हु विल बी रनिंग दिस अफगानिस्तान गवर्नमेंट। अगर आप पार्टी बन जाते हैं तो आप, अच्छा आप उसके नेबर भी नहीं हैं, तो आपको पार्टी बन के नुकसान होगा। ठीक है, जो जो टर्किश जो गवर्नमेंट है, दिस इज ये बहुत बिजनेस माइंडेड है। उनको पता है कि भी अपॉर्चुनिटियां भी निकलेंगी। आई एम सॉरी, इससे पहले जो प्रोजेक्ट थे अफगानिस्तान के अंदर, वो सब के सब अमेरिका इंडिया उनको करते रहे हैं। अभी अगर गवर्नमेंट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, नो वन नोज, ओनली अल्लाह नोज, अगर गवर्नमेंट बदलती है, तालिबान की आती है, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो अमेरिकन को प्रोजेक्ट देंगे? क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो इंडिया को प्रोजेक्ट देंगे? ऐसा नहीं होगा। तो जब फिर जब जिसकी टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, इस्लामिक वर्ल्ड में टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, डेफिनेटली टर्की इज वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट कंट्री, स्पेशली वो कंस्ट्रक्शन के मामले में इंटरनेशनली वो मानी हुई कंपनी है। इनकी जो कंपनियां, इनकी एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि ये जो सिचुएशन है इसको हवा दी जा रही है, दैट्स इट।
इंडियन मीडिया हवा देता है, यस वो देता है। इंडियन मीडिया का तो अपना मिजाज है। मैंने 9 साल काम किया है टाइम 9 में, तो यू आई नो उनका जो मूड होता है ना इंडियन मीडिया का, वो अपना मूड है। लेकिन मैं जो समझता हूँ कि ऐसा नहीं है, थिंग्स विल चेंज। बहुत बहुत शुक्रिया शफीक साहब अपना टाइम देने के लिए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि मुस्लिम दुनिया की दोनों बड़ी ताकतें आपस में ना बढ़े, आमीन इसका कुछ रास्ता निकले। बहुत बहुत शुक्रिया शफीक आमीन। साहब, इंशाल्लाह हम अकील और खान, अफगान थैंक यू मुद्दों वेरी पर। मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अकील खान, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।